राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इससे काफी चीजें चेंज हो सकती हैं क्या? वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो जनता के समर्थन से नहीं बल्कि वोट चोरी के माध्यम से देश के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऐसे ही इनके जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो भी ऐसे ही बन रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो राहुल गांधी की, तो वो कह रहे हैं कि इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार के उन सबको सरकार ने कैप्चर कर रखा है। आपके पास एक वोट का अधिकार है, वो भी आप जहां चाहते हैं वहां नहीं डाल सकते, आपका वोट आपसे चोरी हो रहा है। पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बहुत सारे न्यूज एंकरों ने इस पे शो किया था और कहा था कि फेक वोट तो जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहां पे भी है। उसमें एक कॉमन बात है कि फेक वोट है। अब चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो हिंदुस्तान के वोटर्स में ये भरोसा दे कि नहीं, हमारे यहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता जो है ना, क्रेडिबिलिटी है, वो उसके ऊपर इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। वोट चोरी पे प्रधानमंत्री बिल्कुल इसमें साइलेंट कैसे रह सकते हैं और क्या रीजन हो सकता है कि वो इस पे अटैकिंग कभी नहीं होते कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सब मिलके इलेक्शन को चोरी कर रहे हैं और राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर हमारा वोट ही चोरी हो जा रहा है, फेक चला जा रहा है, तो आगे करना क्या? राहुल गांधी इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ओके, आगे क्या? अगर इस मुहिम में इस देश की मीडिया वैसे ही बन जाए जैसे 2012, 13, 14 में थी, कुछ चोरी हो जाएगा? कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं होगा, मीडिया नहीं हो सकती। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स देखी जाएगी का ये नया एपिसोड है। आदेश सर जो है आ चुके हैं, बातचीत होगी क्योंकि एच बॉम्ब जो है वो फोड़ा जा चुका है। और इस बीच में एक चीज पता चली है कि भारतीय लोकतंत्र, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया है कि ब्राजील को भी खुद में समेट लिया है और वहां के लोग भी हरियाणा में वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, ये जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, इससे क्या बिहार, क्योंकि आने वाला है चुनाव, हो ही रहा है चुनाव, और लोग कह रहे थे टाइमिंग का है, कल फर्स्ट फेज की वोटिंग है जी, तो चुनाव हो ही रहा है, लोग कह रहे थे कि यार ये क्या टाइमिंग है, बिहार आने वाला है, उस पे फोकस करो। तो टाइमिंग पे जो लोग सवाल उठा रहे थे, क्यों उठा रहे थे वो, क्या कुछ उनको जवाब मिला है? नहीं, एसआईआर के बीच में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की थी तेजस्वी साथ मिलकर, और उसी दौरान इस बात की घोषणा की थी कि एक हाइड्रोजन बम आएगा। जहां तक मुझे अच्छे से याद है, पटना में रैली थी 1 सितंबर को, जिस दिन उस यात्रा का समापन था। तो उस दिन उन्होंने कहा था अपने भाषण में, और बीच बीच में भी बोलते आ रहे थे वो, कि हरियाणा को लेके एक हाइड्रोजन बम आने वाला है, जिसमें हमारे पास और ज़्यादा तथ्य होंगे। इसको हम वोट चोरी को और व्यापक तरीके से लोगों को बता पाएंगे कि देखिए किस तरीके से आपके जो मत का अधिकार है वो आपसे चोरी हो रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी हमेशा से इस बात को लेके कहते आए हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार के, उन सबको सरकार ने कैप्चर कर रखा है। आपके पास एक वोट का अधिकार है, यानी जनता के पास, वो भी आप जहां चाहते हैं वहां नहीं डाल सकते, आपका वोट आपसे चोरी हो रहा है। अब आपको ले चलता हूं मैं, इससे भी 2 महीने पहले सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मधेपुरा को लेकर, जो कर्नाटका की एक सीट है। वहां उन्होंने कहा था कि वहां 1,02,500 वोट चोरी हुए हैं। वो जो डाटा था वो इस प्रकार था कि उस सीट पे डुप्लीकेट मतदाता थे 11,965, फर्जी और अमान्य जो एड्रेस था वो था 40,009, और एक पते पर थोक के जो मतदाता थे वो थे 10,000। अन्य जो अमान्य तस्वीरें थी वो 4,000 थी और फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया था 33,000 में। तो कुल मिला के 1,02,500 वोटों की का फर्जीवाड़ा मधेपुरा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया था। आज बात हुई हरियाणा की, और हरियाणा की इसलिए हुई क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में वहाँ 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी लोकसभा में, जो कि पहले नहीं जीत पा रही थी। 5 के बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो उसमें कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के अंतर से, यानी 90 में से 37 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 48 सीट बीजेपी की आई और तीसरी बार सरकार बनी बीजेपी की। लेकिन जो हार का डिफरेंस था वो था सिर्फ 22,500 वोटों का। ठीक है, यानी आप पूरा चुनाव 22,500 वोट के डिफरेंस से हार गए, जो कि 0.5% कुल बैठता है। अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूँ राहुल गांधी की, तो वो कह रहे हैं कि इसमें 25 लाख जो वोटर हैं वो फेक हैं, जो कि लगभग बैठता है 12.5%। कहाँ 0.5% और कहाँ 12.5%। 2% के हेर फेर में कोई भी चुनाव पलट जाता है। अब आज का जो डाटा है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि
डुप्लीकेट वोटर्स हैं 5,21,000, इनवैलिड एड्रेस हैं 93,174, बल्क वोटर्स हैं 19,26,351 और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 एंड मिसयूज ऑफ फॉर्म 7 यानी डिलीशन ऑफ वोटर्स। कुल मिला के 25,41,144 वोटर जो है वो आपने पकड़ा है कि ये किस प्रकार से इनकी चोरी हुई है। उसमें ब्लड फोटो है, उसमें एक ब्राज़ीलियन महिला जो है वो वोट डाल रही है और वो बहुत सारे बूथ पे डाल रही है। हाँ। ठीक है, फर्जी वोटर्स हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण वो है कि जो एड्रेस ज़ीरो है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता उनके एड्रेस पे हम ज़ीरो मेंशन करते हैं, तो उसकी भी जांच की और एक व्यक्ति का घर था, वहाँ पे गए, पता लगाया कि उनका ही प्रॉपर घर है और वहाँ पे जो है वो व्यक्ति रहते हैं। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि एक एड्रेस पे यानी एक घर में 500 वोटर का रजिस्टर्ड हैं, कहीं 60 वोटर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कितना बड़ा घर होगा ऐसा? हाँ, मेरा संयुक्त परिवार है, वहां पे भी इतने लोग नहीं है, हाँ, वहां पे वही 20-30 तक ही है ज्यादा से तो ज्यादा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खड़े किए हैं और जो मैं कहूँगा कि जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और 25 लाख बहुत बड़ा मुझे लगता है संख्या होती है। किसी भी 2 करोड़ तो टोटल वोटर हैं, 25 लाख उसमें से फर्जी हो गए, बचा क्या? 8 में से 1 8 वोटर। में से 1 वोटर फर्जी है। हाँ, लेकिन सर अब जैसे देखिए जवाब की बात हो रही है, लेकिन फॉर्म 6-7 के मिसयूज वाला डेटा ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इन्होंने तो सारी चीजें दबा दी हैं। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन से आप आगे मतलब किस तरह का जवाब आ सकता है? और क्या ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का, ये तो ध्वस्त ही माना जाए? फिर क्या मतलब है किसी देखिए, चुनाव इससे का? पहले बात हो रही थी ईवीएम की कि भाई ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है, लेकिन ये पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से तब से बात हो रही है वोट चोरी की। जब कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी पार्टियों ने, एनसीपी ने, शिवसेना ने मिलके इसको लेके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो महाराष्ट्र में इनको काफ़ी तथ्य ऐसे मिले जहाँ इन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वोटर आ गए और लंबी लंबी लाइन लग गई। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें जो सीसीटीवी फुटेज वो दे दीजिए। इन्होंने कहा वो हम दे नहीं सकते, उस कानून में बदलाव कर दिए गए, ठीक है, कि हम ये नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें डाटा दे दीजिए ताकि हम उस डाटा को एनालिसिस करके और आपको बताएं कि कहाँ दिक्कत है। तो इन्होंने उसको भी हटा दिया। तो फिर अब ये जो हाइड्रोजन बम आया है, जिसको अब हरियाणा को लेके बातचीत हो रही है कि वहाँ पे वोट चोरी हुई है, उसमें 2 महीने लगे उस फिजिकल डाटा को समझने में, उसकी जांच करने में। क्योंकि मैं देख रहा था वो जो फिजिकल डाटा था वो इतना बड़ा एक ढेर था कागज़ का, मतलब जो उसमें पूरा डाटा था, इसको लेके पूरे काफ़ी लोग लगे उसमें, तब जाके उसकी जांच की गई और तब जाके समझ में आया कि हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी और किस तरीके से 25 लाख फर्जी वोटर उसमें थे और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था। बेसिकली राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास तथ्य नहीं होते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं करूँगा तो मैं वो करूँगा जो 100% सत्य होगा। अब चुनाव आयोग का ही दायित्व बनता है कि वो हिंदुस्तान के वोटर्स में और कम से कम विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को ये भरोसा दे कि नहीं, हमारे यहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अभी देखो ना अब क्या होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है, अब चुनाव आयोग की खबर आएगी सूत्रों के हवाले से, ठीक है। अब आपको करना ये चाहिए कि एक बड़े ओपन ग्राउंड में कैमरा लगा दो बहुत सारे और आप कहो कि आप सब लोग आओ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आओ, पत्रकार भी आओ, जो आप लोगों के सवाल है आप वो सब हमसे पूछो। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने कोई चोरी नहीं की है, आपने कोई किसी को हेल्प नहीं की है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप खुल के कैमरे के सामने आके एक एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता जो है ना, क्रेडिबिलिटी है, वो उसके ऊपर इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। नहीं, बिल्कुल। और ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है सर, अब आप देखिए कि छोटे से छोटा मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मजे लेते हुए या अटैक करते हुए राहुल गांधी पे जरूर बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे भैंस हटाने की बात हो, कट्टा लगाने की बात हो, चोरी करने की हाँ, बात हो। कट्टा लगा करके सीएम पद लेने की बात हो, हर चीज पे वो कहीं ना कहीं टॉन्ट ही सही मार देते, चुप नहीं रहते। लेकिन वोट चोरी पे
वो बिल्कुल ही शांति नजर आई है वहां से। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता बोले हैं और वो बोले चाहे ना बोले, मीडिया बोली है उनकी तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल इसमें साइलेंट कैसे रह सकते हैं? और क्या रीजन हो सकता है कि वो इस पे अटैकिंग कभी नहीं होते कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ? यूँ तो कहते हैं ना कि मेरे को गाली दी गई, झूठे आरोप लगाए जाते हैं मेरे को लेके, वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, जिसमें उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा इस बात का जो भरोसा है वो चुनाव आयोग दे सकता है। हाँ, और ज्ञानेश कुमार पे जो ज्ञानेश- सवाल उठते रहते हैं। हाँ। ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति हैं, हम्म, इलेक्शन कमीशन इस देश का एक इंस्टीट्यूशन है, हम्म, ठीक है ना। हम एक व्यक्ति से सवाल नहीं पूछ सकते। वो जो हमारी संस्था है, उसका ही दायित्व बनता है कि वो इस देश के वोटर्स को, इस देश के नागरिकों को ये भरोसा दे कि हिंदुस्तान में वोट चोरी नहीं होती है। यहाँ ब्राज़ील की कोई मॉडल आके वोट नहीं डाल सकती, वो भी एक ही चुनाव में और 22 अलग अलग जगह पे वोट डाल दे, ठीक है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जब आपने पहले ये बताया कि जो जिनके पास घर नहीं होते उनको हम ज़ीरो एड्रेस मार्क करते हैं, तो अब जिनका घर है उनका ज़ीरो एड्रेस मार्क कैसे हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें सीधा सीधा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ है, ठीक है। और राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सब मिल के इलेक्शन को चोरी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब आप डिफरेंस देखो, हरियाणा, मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ फिलहाल। बिहार चुनाव आप लास्ट टाइम हारे थे 12,500 वोट के डिफरेंस से, हरियाणा आप हारे हो 22,500 वोट के डिफरेंस से, यानी आप 12,000, 22,500 इतने कम वोटों के डिफरेंस से आप पूरे के पूरे स्टेट हार रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल खड़े करता है। और जब नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियां आपको उसके सबूत देती हैं तो आपको उसके खुल के आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जवाब देने चाहिए, जनता को भरोसा देना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान में वोट चोरी नहीं हो सकती। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखना, अभी हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आएगी और वो इन तमाम आरोपों को खारिज कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई सबूतों से कहीं ज़्यादा परसेप्शन की है। परसेप्शन क्या कि क्या आपका वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो है मैंने देखी है कि पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बहुत सारे न्यूज एंकरों ने इस पे शो किया था और कहा था कि हम फैक्ट चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक करके लाए, कह रहे हैं कि देखिए ना, फेक वोट तो जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे भी है। तो एक तरह से तो वो भी साबित कर रहे हैं फेक वोट है ही, ऐसे ही तो साबित करेंगे ना ये लोग आगे। मीडिया भी तो देखिए, भले हम कितना कुछ भी लेकिन बोले, उसमें एक कॉमन बात क्या है कि फेक वोट है, फेक वोट है ना कॉमन बात। इसका मतलब वोट चोरी है। तो इस तरह का कुछ तो अभी नजर आएगा? नहीं, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई। जिसको जो काम दिया गया है वो तो वो करेगा ना अपना काम। हाँ, तो यानी सरकार और कमीशन के बाद जिसको जो मजदूरी दी जाएगी वो करेगा, उसके बदले में वो अपनी दिहाड़ी भी लेगा, है ना। हाँ, एग्जिट पोल्स पे भी जो है बोला उन्होंने कि एग्जिट पोल, राहुल ने बोला है कि एग्जिट पोल्स जो है वो बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन सारी चीजों के उलट उसी समय नायब सिंह सैनी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था है एक तरफा। ये एक तरफा व्यवस्था जो है, तो वो अब राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि भाई एक तरफा व्यवस्था किस तरह से आपने किया कि एक तरफा आप जीत जाएंगे। और एग्जिट पोल्स पे मैं ट्वीट देख रही थी तो उन्होंने लिखा था कि कई बार जब एग्जिट पोल्स कांग्रेस के अगेंस्ट होते हैं तब ये लोग कहते हैं कि अरे ये तो मीडिया वाले खुद ही बना देते हैं। अब जब अपने हिसाब का है तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी करने वाला काम है। राहुल गांधी ने हालांकि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए एग्जिट पोल ऐसे दिखाए गए जिसमें आप लोगों का पैसा लगा और उसके बाद लगभग 30,000 करोड़ रुपए आम जनता के डूब गए थे, ठीक है। तो उन्होंने इस एग्जिट पोल पे सवाल खड़े किए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझ के इन 5 के जो टॉप एग्जिट पोल से बड़ी कंपनीज के, बड़े मीडिया हाउसेस के, उनको ड्रैग किया गया है ताकि तुम्हें भी पार्टी बनाया जा सके। ये एक स्ट्रैटेजी। अब तुम पूछोगे कि नहीं, ये बताओ कि कल तो वोटिंग है बिहार में, आज क्यों किया गया ये? इसका भी कारण होगा ना। हाँ, मैं तो आते ही बल्कि मैं बताता हूँ ना क्या टाइमिंग का क्या है। एक तो ये है कि भाई आप चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रेशर डाल सकें कि बिहार में वोट चोरी नहीं होगी। और उसमें हम प्रेशर होता है ना, किसी की वो प्रेशर आता है जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर कोई बात कहेंगे तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टीज होते हैं, उन सब पे वो प्रेशर आता है। दूसरा, इनका जो अपना कैडर है आरजेडी का, यानी महागठबंधन का, मतलब ओवरऑल कांग्रेस पार्टी की, आरजेडी, माले, सीपीआईएम,
इन सब का जो काडर है वो भी थोड़ा जागरूक होगा और वो सोचेगा कि नहीं, हम अपने अपने बूथ पे स्ट्रांगली देखें, वोटर लिस्ट लें, लाठी लेके बैठें, और उससे उससे काडर को एक मैसेज आता है। एक तो इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करना है, दूसरा अपने काडर को भी स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि वो अलर्ट रहें कि हरियाणा में इस तरीके की वोट चोरी हुई थी, ये 5 तरीके थे, इन 5 तरीकों को कम से कम हम यहाँ बिहार में ना होने दें। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जब मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की तो मुझे ये लगा कि बिहार के काडर को संदेश देना है और चुनाव आयोग को भी ये कहना है कि देखो, हमें तुम्हारे तरीके पता है और ये तुमने हरियाणा में किया था। तो इसके पीछे का संदेश मुझे ये लगता है। अच्छा सर, लास्ट एपिसोड में हम लोग जब बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस की जब बात हो रही थी कि अभी जिस तरह से चाहे प्रचार हो, चाहे भाषण हो, रैलियां हो, तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि कांग्रेस इज लैकिंग परफॉर्मेंस में। हमने ये बात भी की थी, अच्छे से डिस्कस भी किया था, और जो टॉपिक्स थे, मुद्दे, उसमें हम लोग वोट चोरी की भी बात कर रहे थे, SIR की भी, कि कैसे इन मुद्दों को जो है और बड़ा बनाया जा सकता था। लेकिन जो आज ये हुआ है, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल मतदान है, काफी चीजें चेंज हो सकती हैं क्या? क्या बहुत असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, बातचीत तो शुरू हो गई, तमाम जितने भी मुद्दे थे इधर उधर के सब दब चुके हैं। इस समय SIR और वोट चोरी ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या? उसका क्या असर हो सकता है? देखिए, असर यही हो सकता है कि एक तो ये कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उनके काडर में ये संदेश जाए, इनके जो लोग बूथ मैनेजमेंट करेंगे उनके अंदर ये संदेश जाए कि ये 5 तरीके हैं जिनमें वोट चोरी हुई है। महाराष्ट्र में भी हुई, कर्नाटक में भी हुई और हरियाणा में भी हुई। तो कम से कम इन 5 तरीकों को तो हम ठीक से देखें, समझें, और आपके पास जो वोटर लिस्ट आई है उसका आप अच्छे से उसको स्टडी करें और देखें उसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं। सबसे पहला असर तो इसमें ये पड़ेगा। दूसरा, चुनाव आयोग के ऊपर, और ख़ासतौर पर बिहार का जो चुनाव आयोग है या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ही प्रेशर रहेगा इस बात का कि हम कोई काम ऐसा गलत ना करें जिससे हमारे ऊपर सवाल खड़े हों। तो इसके अलावा, इन 2 चीज़ों के अलावा, तीसरा मुझे हमेशा लगता है कि राहुल गांधी जो है ना, वो बार बार इस देश के युवाओं को और जेनजी को जब एड्रेस करके कहते हैं कि देखिए, आपका जो भविष्य है वो आपसे छीना जा रहा है, तो उसका मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहे हैं या एक मैसेज देना चाहते हैं, कि परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान में जो है इन्होंने इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर रखे हैं और ये वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते हैं। तो ये, अब आपको उदाहरण देता हूँ एक, आप याद करो 2010, 2011, 12, 13 का यूपीए का समय, जब क्या होता था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम की बात आई, कोल स्कैम की बात हुई, 2G स्कैम की बात हुई, और उसके बाद पता लगा कि ये सब स्कैम थे ही नहीं, ये तो एक एस्टिमेटेड फिगर थी CAG की, जो CAG आज मुझे लगता है कि कहीं है ही नहीं, है तो नज़र नहीं आता, और उनमें सब बरी हो गए। ठीक है, उस परसेप्शन में कांग्रेस पार्टी हार गई, मीडिया के परसेप्शन में और उन आरोपों के परसेप्शन में, और जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही है। आज भी 3rd टर्म चल रहा है मोदी जी का, और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पे आई थी। हालांकि इसमें सफल रहे थे कि हम 240 पे ले आए बीजेपी को, उनको बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन वो लड़ाई परसेप्शन की थी, इनको समझ नहीं आई, हार गए। आज वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो जनता के समर्थन से नहीं बल्कि वोट चोरी के माध्यम से देश के 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ऐसे इनके जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो भी ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वहाँ सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है, तो वो इस बात का भी उदाहरण दे रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, चाहे हमारे राज्य की बने, चाहे हमारी बने या आपकी बने, लेकिन वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। जो गलत तरीके से वोट बनती हैं, जो वोट डिलीट होती हैं, जो आपका काडर का, सपोज करो SIR में क्या हुआ बिहार में, आप देखना, पता लगा आपको बाद में कि महागठबंधन का जो वोट बैंक था ना, उनको आइडेंटिफाई करके वोट काटी गई हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आपके पास मत का अधिकार ही नहीं है तो आप दे नहीं पाएंगे अपना वोटर। तो ये कितने ज़मीन पे जाके सिस्टमैटिकली देखते हैं कि कौन कौन सा वोटर किसका है। यानी जब आप एक गांव में जाओगे, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, गांव में एक तरफ महागठबंधन होगा, एक तरफ NDA होगा, और उन सबको पता है कि कौन किसका वोटर है। ठीक है, पता होता है, और उसके हिसाब से फिर चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। अब मान लो कि सरपंच जो है वो NDA का है, सपोज करो, तो उसके पास ज़्यादा पावर होंगी इंस्टेड ऑफ जो दूसरे वाले होंगे। तो सत्ता का बड़ा फर्क होता है। जब गांव में वोट बनती है या वोट काटी जाती है, उसमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो वहाँ से ये खेल शुरू होता है।
यानी ये जो पार्टियां हैं ना, जो नेशनल पार्टियां हैं, ये गांव से शुरू होती हैं, वहीं पे वोट बनता है, वहीं पे कटता है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल हो जाती है शहरों में। शहरों में पता ही नहीं कौन किसका नहीं वोटर पता। है। अब एक सोसाइटी है जिसमें 20 मंजिली फ्लैट हैं, पता नहीं कौन किसका वोटर है, कोई जानता ही नहीं है। वहाँ बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन गांव में सबको सब पता होता है कि कौन किसका वोटर है। अब इनकी ये वोट काट दो या कटवा दो। यानी वहाँ खेल है प्रभाव का, डंडे का, सत्ता का, हनक का, कि सरकार हमारी है और हम तय करेंगे। हाँ, है ना। ये एक फर्क है इस पूरे खेल का। अब मैं हरियाणा पे वापस आता हूँ। अब लोग कह रहे थे मुझे, किसी ने मुझे कहा, 2-3 लोगों ने कहा कि वहाँ तो कांग्रेस पार्टी बहुत जागरूक है, भूपेंद्र हुड्डा इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने तो बूथ बूथ पे अपने वर्कर बैठा रखे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पिछले 13 साल से कांग्रेस पार्टी के पास ना जिला अध्यक्ष है ना ब्लॉक प्रेसिडेंट है। अब पिछले महीने वहाँ पे 12-13 साल के बाद जिला अध्यक्ष बने हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट आज भी नहीं है। ये नुकसान होता है आपको संगठन ना होने का। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था एक्चुअली सर, क्योंकि जैसे ईवीएम जब हैक होने का मुद्दा काफी चल रहा था, तब भी लोग कहते थे कि जब जीत रहे हैं तो ईवीएम हैक नहीं हुआ है, हार गया तो ईवीएम हैक हो गया है। इनको ये देखना चाहिए। आप वोट चोरी के मुद्दे पे कुछ एक नेगेटिव जो राहुल के ऊपर ट्वीट्स आए थे नेगेटिव उनके, कि भाई आप ये भी तो देखो ना कि आपकी पार्टी में कितनी दिक्कतें हैं। हम लोग भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से, जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करने की तो जरूरत है ना, कहीं ये एक्सक्यूज तो नहीं बन रहा है ईवीएम हैक की तरह। कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती, ये बात तो मुझसे लिख के ले लो। मतलब अगर इनको ये लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा, सिर्फ हरियाणा की बात करता हूँ फिर से, वोट चोरी का मुद्दा हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स को एक मंच पे लाके खड़ा कर देगा, कभी नहीं हो सकता। पावर टसल, सबको पावर चाहिए, सबको मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो सरकार में हिस्सा चाहिए कोई, या तो भाई आप राजी हो जाओ सीएम के लिए। अगर आपने किसी को सीएम मान लिया है तो वो उनका दायित्व बनता है कि वो बाकियों को हिस्सा दे उसमें। लड़ाई क्या है, हिस्सेदारी की है ना। अब एक बात हो सुनो, आप लोग वादा करते हो, यानी नेता लोग वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। करोगे तब ना जब पावर होगी। जब आपके पास पावर ही नहीं होगी तो आप कैसे परिवर्तन लाओगे। सत्ता माध्यम है परिवर्तन का। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमें सत्ता नहीं चाहिए, फिर क्यों राजनीति में। अगर आपको सत्ता नहीं चाहिए और आप जनता से वादा कर रहे हो, ये दोनों बातें मैच नहीं होती। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, सपोज करो, उदाहरण देता हूं एक, तो क्या विपक्ष में कास्ट सेंसस हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए पावर चाहिए आपको। तो ये पावर स्ट्रगल है, या जो जीता वही सिकंदर। मैं बार बार कहता हूं, आपके पास पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। अब जितने वायदे हो रहे हैं बिहार में, कोई कह रहा है कि हमने 10,000 महिलाओं खाते में भेज दिए, कहीं जीविका दीदी हैं, कहीं सरकारी नौकरी है, कहीं 30,000 हैं, कहीं किसान सम्मान निधि 6 से 9,000 कर दी गई है, ठीक है, कहीं एमएसपी की गारंटी है ना। तो ये कैसे होगा? ये पावर से होगा। जब आप शपथ लोगे तब होगा ये। और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको आप प्रचार तो करते हो, आप बूथ मैनेज नहीं करते। तो कुल मिला के जो टोटल आउटकम है वो है सत्ता। जनता को किए हुए सारे वायदे सत्ता से ही पूरे हो सकते हैं। और सत्ता के लिए अगर आपके मन में और आपके दिल में संघर्ष नहीं है या आप उसको पाना नहीं चाहते, तो शायद सत्ता भी फिर आपके पास नहीं आएगी। भगवान कहते हैं ना, जो आप भगवान से ईमानदारी से मांगते हैं आपको वही मिलता है। ये वैसा ही है। अच्छा सर, तमाम जो इन सारे मुद्दों पे बहसें हैं, वाद है, विवाद है, सब एक जगह पे अंत में आता है कि फिर हम करें क्या। अगर हमारा वोट ही चोरी हो जा रहा है, फेक चला जा रहा है, तो आगे करना क्या है? राहुल गांधी इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ओके, आगे क्या? नहीं, राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। आगे सॉल्यूशन क्या है? लेकिन इसका देखिए, राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता है वो, और देश में जो जनता है, कुछ कोई भाजपा की वोटर है, कोई किसी की वोटर, कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी को भी। तुमने मेरी बात नहीं समझी। वो राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
पर लोग जागरूक, मतलब चुनाव, इतने सारे चुनाव फिर मिस होते जा रहे हैं, जो लोग जीत सकते हैं ईमानदारी से वो नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट वेस्ट हो रहा है। तो आखिरकार, और इस पे कुछ ना कुछ लीगल तो चीजें हो सकती है ना, इतना बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है जो। वापिस आ जाओ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जब वो ये कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस कब्जे में हैं, तो दिस इज द सरकार डेविल साइकिल ना, तो फिर घूम रहे हैं हम, तो हाँ, जब तक वो घूम रहे हैं। पावर में है फिर। ये जो गेंद है ना जनता के पाले में डाली जा रही है। तो क्या इसलिए जेनजी और वो युवाओं को ज्यादा मतलब दिख रहा है कि वो फोकस में सकता रख है। रहे हैं और एड्रेस कर रहे हो हैं? सकता है। तो यू थिंक कि युवा कैन डू थिंग्स अबाउट इट, नहीं, और मुझे नहीं डेविल पता, साइकिल से निकाल सकते मुझे हैं? नहीं पता। जब इस देश में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे बैठे आंदोलन पे, अरविंद केजरीवाल जी भी थे एज ए एक्टिविस्ट, और हमने देखा इस देश का युवा जो था वो सड़क पे था, आंदोलन हुआ, सरकार झुकी। देखो, जनता को सरकारें वही मिलती हैं, वैसी ही मिलती हैं जैसे पब्लिक चाहती है, ठीक है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आप भी रहती, मैं भी रहता हूँ एनसीआर में। अभी दिवाली के बाद से पोल्यूशन है, जहरीली हवा चल रही है और हम लोग सांस ले रहे हैं। हो सकता है हमारे फेफड़ों को आदत होगी हो, लेकिन सोचो उन बुज़ुर्गों के बारे में, उन बच्चों के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, क्यों आपके साथ ऐसा? क्योंकि आप लोग चाहते हो कि हम पोल्यूशन के मुद्दे पे वोट नहीं देते। हाँ। और जब आप वोट नहीं दोगे तो आपको साफ हवा कौन देगा? आंकड़े फर्जी दिखा दिए जाएंगे। नहीं, आपका वो जो मीटर्स हैं उनको बंद कर देंगे। बात वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को सरकारें वो सुविधा देंगी जो जनता चाहती है। जनता अगर ये चाह ले कि मैं अपना वोट साफ हवा के ऊपर दूंगा या दूंगी, ठीक, और मुझे जो सरकार दिल्ली को पोल्यूशन फ्री कर देगी, मैं उसके साथ हूँ, सरकारों को ये कदम उठाना पड़ेगा। हाँ। दिल्ली के आसपास के जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जिनमें एक बड़े उद्योगपति का कोयला आता है, ठीक है, और जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, वो बंद करने पड़ेंगे। The one who cannot be named. ठीक है, वो बंद करने पड़ेंगे। दूसरा, जो यमुना में जो ये फैक्ट्रीज का जो नाला छोड़ रखा है, ये बंद करने पड़ेंगे। बंद करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बंद करनी पड़ेगी, लीगल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नहीं होगा। हमें तो वोट देनी है हिंदू मुसलमान पे, हमें वोट देनी है जातियों पे, दो। हाँ, नाराजगी भी 2 दिन की होती है। लोग अभी जाके इलेक्शन कमीशन का, मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी, लोग जाके लिख रहे हैं कि हम वोट तो दे देंगे, तुम चुरा मत लेना, ये सारी चीजें लिख रहे हैं, पर वो बहुत दिन का नहीं है। वो हमारे यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं लोग। हो गया वही है। लेकिन पता क्या है, हाँ, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं है ना। जो लोग बेनिफिशियरी हैं, जिनके खाते में 10,000 जा रहे हैं, बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 जा रहे हैं, और किसी को राशन मिल रहा है मुफ्त में, 80 करोड़ लोग राशन लेके खा रहे हैं सरकार से। सरकार कहती है कि ये, मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है। भाई साहब, घर से ला के दे रहे हो क्या? जनता का पैसा है, जनता के टैक्सेस से आया है, देश के भंडार में से आप लोगों को राशन दे रहे हो। अचीवमेंट नहीं है ये, हाँ, विफलता है ये इस देश की। ये 80 करोड़ लोग आपसे राशन लेके खा रहे हैं। सही बात है ना? हाँ, पर इस तरह से कोई देखे तब ना। नजरिया है ना, नजरिए की बात है, परसेप्शन जो क्रिएट करना है। हाँ, भाई तुम तो राहुल गांधी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाइयों, युवाओं, मेरे जेनजी साथियों, इंस्टा के रील से बाहर निकलो और देखो इस देश में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये सिर्फ सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसको ऐसे मत देखो। ये जो पॉलिटिकल मैसेज होते हैं ना, ये बहुत दूर तक जाते हैं। अगर इस मुहिम में, इस पूरे एपिसोड में अगर इस देश की मीडिया वैसे ही बन जाए जैसे 2012, 13, 14 में थी, तो कुछ और ही हो जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं होगा, मीडिया नहीं हो सकती। उसका कारण जानता हूँ मैं। क्या? 2014 में जब मोदी जी आए, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने देखा कि यार कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल किसने किया? मीडिया ने। मीडिया ने किया। और यही जो मीडिया के संपादक और बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े चेहरे, इनको बनाया किसने? बोले कांग्रेस ने। है ना? नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि मैं मीडिया के खिलाफ बोलता नहीं हूँ। ये सारे बेनिफिशियरी हैं, जितने बड़े चेहरे हैं आज, इन सबको बनाया कांग्रेस ने। नाम नहीं लूंगा, फिर से बोल रहा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन किसको कहाँ से बनाया है मुझे सब पता है।
अब उन्होंने कांग्रेस को मार दिया, बस बस तो मोदी जी ने आके इसका संज्ञान लिया, कहा कि साला ये दोबारा कोई फन ना उठाए, इनका फन ही काट दो। काफी होपलेस कर रहे हैं अभी आप। होपलेस नहीं कर रहा हूं मैं, वो उन्होंने देखा ना कि जिन्होंने, जिस कांग्रेस पार्टी ने या उनके नेताओं ने उनको सब कुछ दिया, स्कूटर से रेंज रोवर में आ गए और उन्होंने इनको निपटा दिया कांग्रेसियों को, तो ये मेरे कहाँ हो सकते हैं। तो उन्होंने आके क्या किया, सब पहले उन्हीं का पेज टाइट किया, अब सब ठीक ठाक है। क्यों कहते हैं अमित शाह जी कि इस देश में जेन ज़ी आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मीडिया का समर्थन चाहिए, जो है नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। खैर, तो यानी अंत में चीजें जो है युवाओं के मैं ऊपर आपको है। डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं हो रही हूँ डिमोरलाइज, कोई बात नहीं, मैं जेंजी भी हूँ और मीडिया में भी हूँ, कोशिश कर रही हूँ सर, आप ही से सीखा है सारी चीजें। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर क्या फिर से आरोप लगाए हैं, फिर से सबूत दिखाए हैं, जनता को एड्रेस भी किया है, जेंजी को भी किया है कि भाई देख लो ये सारी चीजें हो रही हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए ये सबूत, आरोप, सारी चीजें हैं। दुखद है ये कि जनता को इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो वोट दे रहे हैं वोट जा भी रहा है या फिर फर्जी हो गया है, हमारी जगह कोई और दे रहा है, क्या चल रहा है। ये सारी चीजें बहुत दुखद हैं। तो इसीलिए अब देखना है आगे क्या होता है, जनता क्या करती है, चुनाव आयोग से लेकर के तमाम तरीके की चीजें आने वाली है सामने। ये सारे तमाशे देखते रहेंगे और बिहार में चुनाव जो है वो भी देखेंगे, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो खैर, इसी सारी चीजों के साथ चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हो, टिप्पणी हो, कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।